नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी शुरू करेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की। उसमें लोकतांत्रिक राजनीति 2 नाम से वो उसका कवर है। और आप क्लास 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर 1 एंड 2 को कवर करेंगे। फर्स्ट में सत्ता की साझेदारी और सेकंड में संघवाद है। सत्ता की साझेदारी में कुछ भी नहीं कंपटीशन लायक और कोई पढ़ने लायक नहीं, उसमें कहानियां बेल्जियम और श्रीलंका की, इसलिए उसको पढ़ाने की समझाने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप खुद ही समझ सकते हैं, कहानी खाली है। संघवाद में जो सेकंड चैप्टर आपका है संघवाद, यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले शासन तंत्र, जो लोकतांत्रिक शासन तंत्र है, उसमें 2 टाइप की सरकारें हुआ करती हैं। एक संघात्मक व्यवस्था, एक होती एकात्मक व्यवस्था। अब भाई दोनों में डिफरेंस क्या है और इंडिया में कौन सी शासन व्यवस्था है, ये मैं आपको बताता हूं। संघात्मक व्यवस्था में एक केंद्र होता है और पावर केंद्र के पास ज्यादा होता है और राज्यों के पास थोड़ा कम होता है। बहुत से विषय बटे रहते हैं। ये आपका हल्का सा, भी आगे डिटेल में मैं संघात्मक में जाऊंगा, लेकिन हल्का सा मैं आपको बता दूं। एकात्मक व्यवस्था में, क्योंकि एकात्मक व्यवस्था का डिटेल्स नहीं उसमें बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा बता दूं। एकात्मक व्यवस्था में एक मजबूत और शक्तिशाली केंद्र होता है और वो वहीं से पूरे उस टेरिटरी का जो भी उद्देश्य है उसका वो नियंत्रण केंद्र करता है। जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल लें, इतिहास पे चले जाइए, एग्जाम्पल मैं वहां से लेता हूं, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नहीं। उसने मगध पे शासन किया, पटना उसकी राजधानी थी, पटना में बैठ के पूरे भारत पर राज किया, तो मजबूत केंद्र था उसका और वहीं से सबको आदेश देता था। प्रशासनिक इकाई उसने विभाजित करके रखी, फला राज्यपाल यहां का राज्यपाल, वहां का राज्यपाल, लेकिन वो मजबूत केंद्र के आधार पर उसने पूरे भारत पर शासन किया। ये एकात्मक व्यवस्था है। समझ में हमारे ख्याल से आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं संघात्मक व्यवस्था में। इंडिया में जो है वो संघात्मक व्यवस्था है। अब संघात्मक व्यवस्था में आगे चलते हैं। संघात्मक व्यवस्था में एक केंद्र होता है, केंद्र शक्तिशाली होता है निसंदेह, लेकिन राज्य भी अपना काम करते हैं उसके अंडर में रह के, यानी बहुत से विषय है, अभी उसके विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में स्थानीय शासन आता है। भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है वो ट्रिपल लेयर है, केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन। अब ये जो संघात्मक व्यवस्था इंडिया की है, इसमें विषयों का, सब्जेक्ट का स्पष्ट विभाजन है और 3 पार्ट में विभाजन है। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। यानी केंद्र के अधीन ये विषय हैं, जैसे प्रतिरक्षा, संचार, ये सब वैदेशिक मामले, ये सब मामले जो हैं वो केंद्र ही देखेगा, राज्य का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। फिर ये संघ सूची का विषय हो गया। राज्य सूची में 1-2 एग्जांपल दे दें, जैसे जीआरपी आप जानते होंगे, रेलवे पुलिस। रेलवे तो है उसमें केंद्र सूची में है, संघ सूची में है, लेकिन जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था है वो राज्य सूची में है। कई बार आईएएस में, एपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी जीआरपी जो होती है वो राज्य सूची विषय है, केंद्र सूची विषय है, संघ सूची विषय है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चूंकि रेलवे केंद्र सरकार के अधीन है भाई, इसका लोग उसको संघ सूची में डाल दिया करते हैं। ये सत्य ये है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब आपके राज्य सूची विषय हैं। यहां पर भी स्पष्ट विभाजन, क्लियर कट लिखा हुआ, संविधान में क्लियर कट है, ये बात पूरा मेंशन है। अब राज्य समवर्ती सूची में चले आइए। ऐसा विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकें, जैसे कोई भूमि से संबंधित मामला था, वो उस पर दोनों बना लेते हैं, वो भी आपका समवर्ती सूची में है। तो ये भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है ये एकदम विभाजित है
और इसमें पावर जो है अलग अलग विभाजित है, नंबर ट्रिपल लेयर पावर है, और हर जगह का सब जो विषय है वो अलग अलग है। तीसरे लेयर पे मैं अब चलता हूं। केंद्र और राज्य आप जान गए होंगे। स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रशासन, इसके पहले किसी चैप्टर में आ भी चुका है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता भी दूं। स्थानीय जो प्रशासन है वो जिला तक ही सीमित है हमारे यहाँ इंडिया में। 1993 के बाद में ये 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद में पंचायतों को संवैधानिक अधिकार मिल गए। अब वो पंचायतें हमारे यहां जो है वो स्थानीय शासन कही जाती हैं। इनके भी विषय विभाजित हैं राज्य स्तर पर। राज्य ने इनको भी विभाजित कर गया कि भाई ये जैसे मान ली पंचायत समिति हो गई, यानी जो ब्लॉक ग्राम पंचायत में मान ली कुछ काम होना है, ग्राम प्रधान हुआ तो 2-3 गांवों का एक हो गया, जन आबादी के हिसाब से है, तो अपना विकास से संबंधित बातों को बताता है, ब्लॉक में बता दिया भाई ये हमारे यहाँ विकास होना है। वहां से फिर ऊपर भेज दिया गया राज्य स्तर पर, वहां पे पैसा होके सैंक्शन होके चला आया, तो विकास कार्य करेगा वो प्रधान वहां पर विकास कार्य करेगा। तो इस प्रकार से नीचे को लेकर इस साथ चल रही है शासन की इकाई। ठीक, ये आपका भारतीय संघवाद है। और कभी कभी ये भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो जाती है। ये संघात्मक व्यवस्था हमारी कभी कभी एकात्मक होती है। अब उसका भी मैं आपको एग्जांपल दे दूं कब ये एकात्मक हो जाती है, यानी पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी सेंटर के पास चली जाती है। संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, 360, आर्टिकल 352 में यह है यदि कोई बाह्य आक्रमण हुआ तो देश, ये तीनों आपातकाल हैं। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल 356, 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, यह भी आप जाने रहिएगा, यह भी फैक्ट है। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, जिसका पूरा देखरेख फिर सेंटर के हाथ में आ जाता है। ये हो गया आपका संवैधानिक आपातकाल। और ये 352 बाह्य आक्रमण जब हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है, तो वहां पे पूरा का पूरे देश की पावर ऑफ अटॉर्नी सेंटर के पास चली जाती है। ये आपका, और इन्हीं 3 आर्टिकल पर भारतीय संविधान, भारतीय शासन तंत्र एकात्मक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये, आपके एनसीईआरटी में नहीं है भाई। ये चूंकि चैप्टर आ गया तो यहां पर हम बताना हमने आवश्यक समझा। तो ये 3 आर्टिकल के द्वारा भारतीय संविधान, यानी भारतीय संविधान में जो वैसे तो हमारा संविधान संघात्मक है, लेकिन एकात्मक के तत्व भी कुछ मौजूद हैं। ठीक, आज का जो चैप्टर था संघवाद, यहीं पे फिनिश होता। कल हम नेक्स्ट 2 चैप्टर के साथ आपके समक्ष पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।